हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। आज हम करेंगे प्लांट्स रेस्पिरेशन का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम स्टेप 4 करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम ईटीएस के नेम से भी जानते हैं। इससे पहले हम रेस्पिरेशन के 3 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। पहला स्टेप था हमारा ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड स्टेप था हमारा लिंक रिएक्शन एंड थर्ड स्टेप था हमारा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, वो तीनों हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। एंड आज हमारा रेस्पिरेशन का 4th स्टेप है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है। इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप है। ये कहाँ होता है? ये होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी के नेम से भी जानते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हमने देखी थी, कहाँ होती थी? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलती थी, है ना। और क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो हमारा ईटीएस है ये भी हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल में होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट्स जॉब इज टू यूज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, टू यूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनएडीएच एंड एफएडीएच टू मेक एटीपी। जितने भी अब हमने प्रीवियस साइकिल्स पढ़ी थी ना, प्रीवियस स्टेप्स, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, इन रिएक्शंस में जितने भी हमारी NADH और FADH2 बनी है, उनसे इलेक्ट्रॉन्स लेके ATP को सिंथेसाइज करना, ये काम है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। नाम ही है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसके नाम में इसका फंक्शन है कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम। ठीक है, तो जितनी भी हमने अभी रिएक्शंस पढ़ी है प्रीवियस, उनमें NADH और FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है और फिर उससे ATP सिंथेसाइज करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को, ETS की प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नेम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है और ATP बनाई जाती है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है ATP बनना। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन का यूज करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP बन रही है। ठीक है, तो इस बार मैंने क्या किया ना, पहले आपको थ्योरेटिकली में समझा दूं, उसके बाद आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट्स क्या है? देखिए कहाँ होती है ये? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है प्रोसेस। इसमें क्या होता है ना, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया जनरली क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें ना कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे किसी एक इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर को, वो इन दोनों से लेके अपने तीसरे वाले को इलेक्ट्रॉन पास कराएगा। ठीक है, ऐसा इसमें प्रोसेस चलता है। पहला कॉम्प्लेक्स है हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेस। ये क्या करता है? नाम ही है NADH डिहाइड्रोजिनेस। तो NADH से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और पंप प्रोटॉन्स इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिया और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को डोनेट कर दिया, पंप कर दिया। ठीक है, सेकेंड है कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन जो सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो प्रोटॉन्स को पंप नहीं करता, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब एक पाया जाता है कोएंजाइम क्यू, जिसका नाम है यूबिक्विनोन। ये एक मोबाइल कैरियर है। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स 3 को देता है। ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 है मान लो। तो इन दोनों से इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेता है कोएंजाइम क्यू, और लेने के बाद ये कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, बस ये कैरियर का काम करता है। तीसरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन जनरेट कर देगा, दे देगा प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम में। और फिर क्या करेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी एक मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम को दे देगा। फिर आया साइटोक्रोम, ये भी एक प्रोटीन कैरियर होता है। ये इलेक्ट्रॉन को तीसरे कॉम्प्लेक्स से लेके चौथे कॉम्प्लेक्स में दे देगा। बस इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं एक से दूसरे में। ठीक है, ओके। उसके बाद लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 के पास हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की प्रोसेस खत्म। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहां पे फाइनल
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो कौन होता है, फाइनली इलेक्ट्रॉन O2 एक्सेप्ट करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 के पास जाता है, 2 के पास वहाँ से एक हमारे पास क्या एक मोबाइल कैरियर है ना, मोबाइल कैरियर से कॉम्प्लेक्स 3 में हम इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, फिर वहाँ एक मोबाइल कैरियर के थ्रू हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को देते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है O2 को दे देता है। तो ये है हमारा एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देता है। तो बस अब ये आ गया, इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस रुक गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको इसको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो ये हो गई जो आउटर मेम्ब्रेन है या आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स समझ लो, ये इनर मेम्ब्रेन है तो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स हो गया, और ये जो है ये है हमारा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक हो गया, ओके। अब देखते हैं हम अब क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक, यहाँ तक हो गया। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन समझ आए, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला एरिया है वो है, ठीक है। अब इसमें जो मैंने आपको यहाँ पे 4-5 आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये ना कॉम्प्लेक्सेस को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने 4 कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे ना 1 2 3 4 एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, ठीक है। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 1, ये है कॉम्प्लेक्स 2, ये है कॉम्प्लेक्स 3, ये है कॉम्प्लेक्स 4 एंड ये है कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया था जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो क्या करता है हमारा NADH से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ठीक है। तो NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स लिया और NADH2 क्या बन गया हमारा, NADH2 से लिया और NADH2 बन गया हमारा NAD पॉजिटिव। और मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये क्या करता है, ये अंदर हमारा प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन पंप कर देता है, राइट। अब ये सेकंड वाला क्या करेगा, एक मिनट है इसको मैं दूसरे पेन से कर लेती हूँ। ये सेकंड वाला है हमारा, ये क्या करेगा, ये किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये हमारा FADH2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और ये अपना क्या बन जाता है, FAD पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है, ओके। इसका काम क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, लेकिन ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इलेक्ट्रॉन पंप करने में, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट अब तीसरा वाला, ये इलेक्ट्रॉन लेगा इन दोनों में से, है ना, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन, बीच में एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आता है यूबिक्विनोन, जो सिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन पास करता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन आए, और इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये क्या करेगा, ये भी इंटर मेम्ब्रेन में अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पंप कर देगा, ठीक। इसी तरह से 4 वाले कॉम्प्लेक्स में भी आएगा, और 4 वाला कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डाल देगा, ठीक हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसने डाल दिया, अब क्या होगा, देखो ये वाला जो इंटर माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस है, या जिसे मैंने यहाँ पे पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस के नाम से लिखा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 भी हमारा इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 भी डाल रहा है और कॉम्प्लेक्स 4 भी डाल रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा ना, यहाँ पे जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो एक यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया, ठीक है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, यहाँ पे हाई है यहाँ पे लो है। और आपको पता है जब भी ऐसा कभी कोई प्रोटॉन ग्रेडियंट या कुछ भी बनता है तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल में क्या है, प्रोटॉन ज्यादा है, अंदर प्रोटॉन लो है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉन्स को अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब भेजेंगे, अब कैसे भेजेंगे, किसके थ्रू भेजेंगे, तो यहाँ पे चाहिए हमें एक और कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं ATP सिंथेटेस, क्या कहते हैं जिसे हम यहाँ पे मैं आपको इस पेन से लिख देती हूँ, ATP सिंथेस या सिंथेटेस, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए थोड़ा सा लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ज्यादा था, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, यहाँ कम था, तो अब क्या करेगा, जब कॉम्प्लेक्स 4 गया उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू हमारे प्रोटॉन्स अंदर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ATP सिंथेटेस है, यहाँ पे FO और F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, इसके थ्रू जब यहाँ से हमारे प्रोटॉन्स अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक एनर्जी का फ्लो होगा, एक एनर्जी जनरेट होगा, और उसी वही जो एनर्जी जनरेट है वो हमारी ADP से ATP को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कब बन रहा है हमारा ATP, जब पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैं जब
हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था, तो वो वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा रहे थे और बैकफ्लो, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन्स के बैकफ्लो की वजह से वहां पे एक एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारी एटीपी बनाने में यूजफुल होती है। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि किस तरह से जितनी स्टार्टिंग की प्रोसेस थी रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, उन सबके इलेक्ट्रॉन्स लिए और यहाँ पे उनको पास करते गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसपोर्ट करते गए और लास्ट में हमारी एटीपी जनरेट हो गई। ठीक है, ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या हुआ। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 इन्होंने प्रोटॉन को पंप किया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, किसने किया था? पहला, तीसरा और चौथा। देखो सेकंड वाले ने नहीं किया। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। अब देखो जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाला, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। ठीक है, बाहर ज्यादा अंदर कम, प्रोटॉन ग्रेडियंट हुआ तो क्या होगा? आउटसाइड हाई कंसंट्रेशन, अंदर इन लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमारा प्रोटॉन जाएगा। प्रोटॉन्स फ्लो बैक इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देखो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ही अंदर से ही तो बाहर आए थे वो, लेकिन बाहर आए तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया तो वापस जाएंगे। ठीक है, तो जब वो वापस जा रहे थे थ्रू एटीपी सिंथेस, ठीक है, तो क्या होता है, उस फ्लो की वजह से एक एनर्जी सिंथेसाइज होती है। ठीक है, एक एनर्जी सिंथेसाइज होती है जिससे हमारा एटीपी बन जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये किसने दिया था? पीटर मिशेल ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया है या किसने इसका नाम रखा है? तो ये रखा है पीटर मिशेल ने। ठीक है, तो यही था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको लग रहा है मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताइए। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको हर स्टेप के बाद बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना एटीपी जनरेट हुआ, कितना एनएडीपीएच लगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, ये क्या करता है? ओवरऑल एटीपी सिंथेसाइज करने का काम करता है, एनएडीएच, एफएडीएच सबसे। ठीक है, तो एक एनएडीएच जो वो लगभग 2.5 एटीपी बनाता है और एक एफएडीएच लगभग 1.5 एटीपी। तो अगर हम देखें, पूरा कैलकुलेट करें ओवरऑल कि एक ग्लूकोज, स्टार्टिंग में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में तो हमने एक ही ग्लूकोज लिया था ना, उसी का सब ब्रेक डाउन हो रहा था। तो अगर हम देखें कि एक ग्लूकोज से जब ये पूरे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं रेस्पिरेशन के, तो कितनी एटीपी बनती है? तो अगर हम देखें एक ग्लूकोज से लगभग 30 से 32 एटीपी बनती है। और मैक्सिमम कौन से स्टेप में बनती है एटीपी? मैक्सिमम ये 4th स्टेप जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसी स्टेप में हमारी मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब देखिए जो पूरी साइकिल था इसका एक छोटा सा समरी रख दिया है मैंने कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि कहाँ होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, या इसको आप क्रिस्टी भी कह सकते हो। कहीं कहीं पे क्वेश्चन आता है कि कहाँ होती है, अगर ऑप्शन में क्रिस्टी है तो आप क्रिस्टी मार्क कर दोगे, बात एक ही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट की फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, और वो उसको बाद वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, तो मेन एटीपी प्रोड्यूसिंग स्टेप क्या रेस्पिरेशन में? ईटीएसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यही है मेन एटीपी प्रोड्यूसिंग स्टेप। ठीक है, सबसे ज्यादा एटीपी यही फॉर्म होती है। अब इसको हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का नाम भी दिया था ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लगती है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ईटीएस रुक जाएगी, एटीएस रुक जाएगी तो एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं बनेगा, सेल में एनर्जी नहीं होगी तो सेल मर जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला। और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एटीपी सिंथेस जो कॉम्प्लेक्स 5 का था, तो ये दोनों मिला के हमारा क्या बनता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का बनना। फॉस्फोराइलेशन मतलब प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईटीएस। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ये लास्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है? द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, जिसे शॉर्ट में आरक्यू कहते हैं, इज द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है कि हम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है कि जिसे हम शॉर्ट में आरक्यू कहते हैं, कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के टाइम पे कितना नंबर ऑफ CO2 हमारी इवॉल्व हुई है। ठीक है, या हम कहेंगे कितना हमने CO2 बनाया, कितना CO2 बाहर निकाला, अपॉन नंबर ऑफ O2 यूज, कितना ऑक्सीजन हमने यूज किया रेस्पिरेशन में, ये हमारा कहलाता है, इसका रेशियो हमारा कहलाता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट।
क्या है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, कि कितना CO2 हमने इवॉल्व किया और कितना ऑक्सीजन यूज किया, ठीक है। और रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट से हमें आइडिया मिलता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सेल ने कौन सा सबस्ट्रेट लिया है, कार्बोहाइड्रेट लिया है, फैट लिया है, प्रोटीन लिया है या क्या लिया है, ठीक है। कैसे पता चलता है, देखो अगर सेल ने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 होगा हमेशा। अगर आपसे बोला जाए कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 है, बताओ कौन सा सबस्ट्रेट है, या फिर आपसे बोला जाए कि सबस्ट्रेट हमारा कार्बोहाइड्रेट यूज किया गया तो उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होगा, 1 होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब 1 कैसे आया, कार्बोहाइड्रेट हम ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लो C6H12O6, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हुआ तो क्या हुआ, ये निकला CO2 प्लस वाटर। बैलेंस कर लो इक्वेशन, बैलेंस करके ये आएगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ CO2 इवॉल्व, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन नंबर ऑफ O2 यूज्ड। तो कितना CO2 इवॉल्व हुआ है यहाँ पे, 6 हुआ है तो 6 रख लो। कितना O2 यूज हुआ है, 6 हुआ है तो 6 रख दो। 6/6 कितना आया, 1। तो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज ऑलवेज 1, ठीक है। इसी तरह से फैट्स का देख लेते हैं। फैट्स जैसे कि पामेटिक एसिड, फैट में पामेटिक एसिड का फॉर्मूला हमने ये ले रखा, रिएक्शन करी हमने O2 के साथ रिएक्ट किया, बैलेंस करने पे हमें ये डिजिट्स मिल गई, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होगा, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ फैट कितना, CO2 16 CO2 इवॉल्व, कितना O2 कंज्यूम, 23 कंज्यूम, ठीक है। डिवाइड करो तो क्या आएगा, जाएगा नहीं जाएगा, 0 पॉइंट ये आएगा, तो अप्रोक्स जो है यहाँ पे 0.7 जाता है, ठीक है। तो अगर फैट्स का जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है वो 1 से कम होता है, देखो 0.7 क्या है, 1 से कम है ना। तो अगर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 से कम है तो वो फैट हो सकता है, फैट या प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन का भी 1 से कम है। अगर 0.7 के आसपास आ रहा है तब तो वो फैट होगा, ठीक है। ओके, प्रोटीन देख लो, प्रोटीन तो थोड़े से हमारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इतना ही समझो आप कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट अगर 0.8 है या 0.9 के आसपास है तो वो हमारा क्या होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है। तो अगर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 से कम है तो वो फैट भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। उसमें भी अगर 0.7 के आसपास दिया है तो वो हमारा क्या होगा, फैट हो सकता है, और 0.9 या 8 दिया तो हमारा प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स देख लेते हैं, जैसे कि मैलिक एसिड, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ पे इसका जो होता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1.33 होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स का जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है वो मोर देन 1 होता है। फैट और प्रोटीन का लेस देन 1, कार्बोहाइड्रेट का 1 और ऑर्गेनिक एसिड्स का मोर देन 1। एनारोबिक रेस्पिरेशन का देख लो, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहाँ पे O2 नहीं है, O2 नहीं है, इसे फॉर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज मान लो कि ये है तो CO2 निकला, लेकिन ऑक्सीजन का तो यूज ही नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, CO2/0, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। और कितना है, कितनी भी CO2 ले लो आप, 2/0, 3/0, यहाँ पे 2 है, 2 ले लो, किसी भी डिजिट को हम 0 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। आपने मैथ्स में पढ़ाई होगा है ना। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका RQ क्या होता है, इन्फिनिट होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का RQ क्या होता है या इनफाइनाइट किसका RQ होता है, तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो 0 से डिवाइड करने पे 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में लिख दिया है लास्ट में, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि RQ1 किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक। RQ लेस देन 1, फैट और प्रोटीन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। 0.7 तो फैट, 0.9 तो प्रोटीन। RQ मोर देन 1 ऑर्गेनिक एसिड, और RQ इनफाइनाइट किसका होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन का होगा, ठीक है। तो आपका ये पूरा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक, प्लांट रेस्पिरेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।